अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं इरम ज़ईम। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की हलाकत खेज वार की। वायरस मजीद 161 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे के दौरान 3,377 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। वबा से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल भी तेज कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ 1,64,000 से ज़ायद अफराद ने वैक्सीन लगवाई। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर, यौमिया अमवात में फिर इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटे में वबा के बायस 161 अफराद चल बसे। पाकिस्तान में कोरोना से मजमूई अमवात 18,310 तक जा पहुँची। 3,377 नए मरीजों के साथ फाल केसेस की तादाद 86,151 रिकॉर्ड। मुस्बत केसेस की शरह 8.98% हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा पंजाब में 111 अमवात हुई, खैबर पख्तूनख्वा में 31, सिंध 11, आजाद कश्मीर 4, जबकि बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में 2 अफराद का इंतकाल हुआ। मुल्क भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में अब भी 6,464 मरीज जेर इलाज हैं। दूसरी तरफ कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन में भी तेजी। सरबराह NCOC असद उमर ने ट्वीट में बताया कि 40 से 49 साल के अफराद की वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुकी। पीर को पाकिस्तान में पहली बार एक दिन में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद 1.5 लाख से ऊपर रही। गुज़िश्ता रोज 1,64,000 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। पंजाब में कोरोना के टेस्टों में कमी हो गई। 24 घंटे के दौरान सिर्फ 14,137 टेस्ट किए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर जो कि काफ़ी ख़तरनाक साबित हो रही है। पंजाब में कोरोना के टेस्टों में कमी भी देखी जा रही है। इस समय 24 घंटे में 1,037 सिर्फ टेस्ट किए गए हैं। पंजाब में रोज़ाना की बुनियाद पर अगर बात की जाए तो टेस्टिंग में कमी देखी जा रही है। बिल्कुल, इसी के ऊपर बात कर लेते हैं सभा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, बताइएगा इस बारे में। ऐसे बिल्कुल पंजाब में रोजाना की बुनियाद पर टेस्टों में कमी देखने में आ रही है। 24 घंटे के दौरान 14,137 टेस्ट किए गए हैं। रोजाना की बुनियाद पर पंजाब में 25,000 से 30,000 के दरमियान टेस्ट किए जा रहे थे। जो तर्जमान हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक, उनका ये कहना था कि जो कोरोना के सैंपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में कलेक्ट किए जा रहे थे पहले, और उनका जो बैकलॉग है वो जमा हो गया था, जिसके बाद अब वो क्लियर हो गया है। PCR मशीनें 24 घंटे काम कर रही थी। अब जब टेस्ट क्लियर हो गए हैं तो जो नॉर्मल टेस्ट रूटीन है उनके ऊपर आ गए हैं, और अब जो है वो सिर्फ 14,137 टेस्ट जो है वो 24 घंटे के दौरान किए गए हैं, जिसके वजह से जो केसेस हैं उनके अंदर भी कमी देखने में आ रही है। पहले पंजाब में जो है वो 2,500 से 3,000 के दरमियान केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे थे जब टेस्ट ज़्यादा किए जा रहे थे। आज सिर्फ 1,600 से ज़ायद जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, और लाहौर में 700 से ज़ायद केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। जी, बहुत शुक्रिया दानियाल उमर आपका। पाकिस्तान में पहली मरतबा कोरोना वेरिएंट की तशखीस PCR टेस्ट के ज़रिए मुमकिन होगी। कोरोना की कौन सी किस्म मरीज़ में मौजूद है, ये PCR टेस्ट के ज़रिए जाना जा सकता है। डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी ने वेरिएंट की तशखीस के लिए टेस्ट को मुमकिन बना दिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर कोरोना लैब के हेड डॉक्टर सईद खान के साथ मौजूद हैं। उनसे मज़ीद जानते हैं। मुदस्सिर, बताइएगा, क्या ये टेस्ट कमर्शियल होगा और इसकी कीमत क्या होगी? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में 3 जो है वेरिएंट्स वो डायग्नोज हुई हैं, और अब इसके बाद इन वेरिएंट्स को कैसे इनका टेस्ट किया जाता है उसके लिए कामयाब तजर्बा हो चुका है डाउ यूनिवर्सिटी में। हम उसके बारे में मज़ीद तफसीलात जो हैं डॉक्टर सईद खान उनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा, ये जो टेस्ट है इसमें आप तीनों कैसे डायग्नोज करते हैं, और ये क्या कमर्शियल भी होगा या नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, डाउ यूनिवर्सिटी के काबिल टीम ने दिन रात की मेहनत के बाद वेरिएंट्स के लिए PCR बेस्ड डायग्नोस्टिक्स टेस्ट तैयार कर लिया है, जिसके ज़रिए हम UK वेरिएंट्स को आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं, और इसको लॉन्ग टर्म में फिर ज़ाहिर बात है कमर्शलाइज़ भी किया जा सकता है, क्योंकि इनिशियल जो साइंस है वो हमने दरियाफ्त कर ली है कि किस तरह जो प्राइमर्स की कम्बिनेशन से UK वेरिएंट को टारगेट किया जा सकता है, और वो उसको कन्वेंशनल PCR के ज़रिए हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर में हम इसको रियल टाइम में कन्वर्ट करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको कमर्शलाइज़ भी किया जा सकता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इसका कितना ख़र्चा होगा? इसकी जो करंट प्राइस है वो तो बहुत कम है, क्योंकि ये कन्वेंशनल PCR पे हमने इसको ऑप्टिमाइज़ किया है, और बैंड की पोजीशन को देखते हुए हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये UK वेरिएंट है या कोई दूसरा वेरिएंट है। जी बिल्कुल, तीनों वेरिएंट्स की जो नौयत है डिफरेंट है, और तीनों जो है UK वेरिएंट्स ज़्यादा फैलता है। इसी तरह ब्राज़ीलियन वेरिएंट्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, वैक्सीन जो है उस पर भी कम असर करती है। तो इस टेस्ट के बाद गवर्नमेंट को जो स्ट्रेटजी है वो बनाने में आसानी होगी,
اور اس کے بعد جو ڈاکٹرز حضرات ہیں ان کو بھی مرض کا علاج میں جو ہے وہ علاج آسانی سے کر سکتے ہیں، اور جب ڈائگنوز ہو جائے گا کہ کون سا ویریئنٹ ہے اس کے حساب سے علاج بھی ہو سکتا ہے. جی اپڈیٹس کے شکریہ مدثر. سرگودا میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی غفلت کے باعث کورونا کی ٹیسٹنگ کٹس بر وقت نہ منگوانے سے ٹیسٹنگ کا عمل رک گیا. مریض رلنے لگے ہیں. نعیم خان کی رپورٹ. یہ ہے سرگودا کا واحد کورونا سیمپل کلیکشن پوائنٹ. یہاں 3 دن سے سیمپلنگ کٹس دستیاب نہیں. ٹیسٹ کے لیے آنے والے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے. رپورٹ جو ہے وہ آن لائن نہیں ہے اور ہماری چھٹی آج ہمارا آفس بند ہے. آج سیکنڈ کو آیا ہوں تو وہ مان ہی نہیں رہ رہی. ہم نے سیمپل ہی نہیں لیا ہمارا، تو اس لیے یہاں پہ کوئی بندہ نہیں تھا. حالانکہ میں سیمپل دے کے گیا ہوں. سیمپل دینا چاہا تو کیا کیا؟ تو میں نے کہا آپ دوبارہ سیمپل لے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس کٹس ہی نہیں ہے، ہم سیمپل نہیں لے رہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ انتظامیہ کے مطابق جلد ٹیسٹنگ عمل کا آغاز ہو جائے گا. شہریوں کا مطالبہ ہے کہ سرگودا ہیلتھ اتھارٹی جلد از جلد ٹیسٹ کٹس کی فراہمی کو یقینی بنائے. نعیم خان، سما، سرگودا. مسلم لیگ نون نے 249 میں دوبارہ پولنگ کی استدعا کر دی. الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا. لیگی امیدوار مفتاح اسماعیل کے وکیل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں تصدیق شدہ فارم 45 اور 46 نہ ہونے سے پورا الیکشن مشکوک ہو گیا. ممبر پنجاب الطاف قریشی نے نئی استدعا سے پہلے اپنی درخواست پر کمیشن کو مطمئن کریں. پیپلز پارٹی کے وکیل لطیف کھوسا بولے ٹھوس وجوہات نہ ہونے پر الیکشن کمیشن دوبارہ گنتی کا حکم نہیں دے سکتا. بات کر لیتے ہیں سبا کے نمائندے ذوالقرنین اقبال سے. جی بتائیے اس بارے میں. دیکھیے ہم نے 249 میں دوبارہ گنتی ہوگی یا نہیں، الیکشن کمیشن نے تمام فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا، اور چیف الیکشن کمشنر کا یہ کہنا تھا کہ آج ہی کسی بھی وقت یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا. مسلم لیگ نون کی جانب سے سلمان اکرم راجہ پیش ہوئے، جنہوں نے نہ صرف دوبارہ گنتی کی صدا کی بلکہ وہ یہاں تک چلے گئے کہ پورے حلقے میں انہوں نے کہا کہ مشکوک ہے فارم 45 جو ہے تصدیق شدہ نام ملنا، فارم 45 پہ دستخط نہ ہونا، اور فارم 46 جو قانون کے مطابق ہر امیدوار کو دینا ہوتا ہے وہ کسی سے کسی کو بھی نہیں دیا گیا. اس لیے الیکشن کمیشن دوبارہ سے انتخابات کا حکم دے. اس پر الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ آپ کی درخواست سے زیادہ ہم کس طریقے سے جا سکتے ہیں، آپ نے صرف ری پولنگ کی حد تک خود کو درخواست میں لکھا ہے. اس پر سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا وہ الگ سے درخواست بھی دیں گے لیکن کمیشن کے پاس اپنے اختیارات بھی ہیں، تو وہ میری معلومات کی بیس کے اوپر دوبارہ پولنگ کا حکم تھا. لیکن الیکشن کمیشن نے یہ واضح کر دیا کہ جب تک وہ باضابطہ درخواست نہیں آئے گی دوبارہ پولنگ کے معاملے کا جائزہ نہیں لیا جائے گا. پیپلز پارٹی نے مخالفت کی دوبارہ گنتی کی اور کہا کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے کوئی ریزنیبل وجہ نہیں بتائی گی ریٹرننگ افسر کو دوبارہ پورے حلقے میں گنتی کرانے کی، اس لیے ان کی درخواست مسترد کی گئی تھی. صرف یہ کہنا کہ ووٹوں کا مارجن کم ہے یہ کوئی مناسب وجہ نہیں ہے، کیونکہ رات کو 2:30 بجے جب رزلٹ آ چکا تھا اس کے بعد درخواست دائر کی گئی، ایسا کہنا تھا پیپلز پارٹی کا. دیگر جو امیدوار تھے بہت شکریہ ذوالقرنین اقبال، تفصیلاً آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. وزیراعظم عمران خان سے OIC ممالک کے سفیروں کی ملاقات. اسلاموفوبیا کا کلا کما کرنے کے لیے مل کر چلنے پر زور. وزیر اعظم نے کہا اسلاموفوبیا مذاہب کو تقسیم کرنے اور مسلمانوں کو دیوار سے لگانے کی سازش ہے. دنیا بھر کے مذاہب کے مقدمات کو قانونی تحفظ دینے کی ضرورت ہے. ان کا کہنا تھا کہ اسلام کو دہشت گردی اور انتہا پسندی سے جوڑنا غلط ہے. مقدس شخصیات کی توہین سے 1.5 ارب مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے. دنیا کو بتانا چاہیے ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کا کتنا احترام ہے. وزیر اعظم نے کہا اسلامی تعاون تنظیم کو عالمی برادری کو آگاہ کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے. The level of Islamophobia has increased all over the world, and you have seen the way they have the gulf widening. The primary target of Muslim countries getting together, the target is the Western audience and the Western heads of states. That Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is someone who lives in our hearts, and hence, and we love and respect and revere him, and any under the garb of freedom of expression, any insult to him, any ridiculing him or mocking him, hence our reaction. They should be made to understand this is number one point that needs to be explained to them. It needs to be explained on all the forums like
वज़ीर आज़म इमरान खान रवा हफ्ते सऊदी अरब जाएंगे। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी क़यादत से मुलाकात करेंगे। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी को मजहबी आज़ादी हासिल है। यूरोपीय यूनियन के मेंबरान पाकिस्तान आकर ख़ुद हक़ाइक़ देख लें। तो वज़ीर आज़म इमरान खान रवा हफ्ते सऊदी अरब जाएंगे। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी क़यादत से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान साहब इसी हफ्ते में सऊदी अरब के दौरे पर तशरीफ ले जाएंगे, जहां पर वो सऊदी वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी क़यादत से मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब के वली अहद अहमद बिन सलमान ने ऐलान किया है ग्रीन सऊदी अरब, ग्रीन मशरिक़ वस्ता, तो इंशाअल्लाह उसमें पाकिस्तान अपना एक भरपूर किरदार अदा करेगा। तो इमरान खान साहब ने आज पूरी इस्लामी दुनिया को दावत दी है कि आओ जो उम्मत मुस्लिमा के मसाइल हैं उनके ऊपर मुत्तहिद होकर आगे बढ़े। इस्लामी और अरब ममालिक के सुफरा ने वजीर आज़म पाकिस्तान की सोच और फिक्र और विजन को सराहा। सऊदी अरब की हुकूमत ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर जामिया मलिक सलमान बिन अब्दुल अजीज जो है उसके बनाने का ऐलान किया है। हम दावत देते हैं एम्बेसडर जो रिलीजियस फ्रीडम के हैं अमेरिका के, यूरोपीय यूनियन के मेंबरान को कि वो पाकिस्तान आए और असल हकायक को देखें, और किसी को ये हक हम नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान में रहने वाले किसी गैर मुस्लिम को खौफजदा करे। कराची से खबर, जहां निश्तर पार्क से बरामद होने वाला यौम अली का जुलूस खारादर हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे यासिर हुसैन से। यासिर, तो कैसे इंतजामात किए गए थे, सिक्योरिटी का भी बताइएगा। जो बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ खारादर हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह के बिल्कुल करीब, जहाँ यौम अली के मौके पे जो जुलूस था, मरकज़ी जुलूस, उसका इख्तिताम पजीर हो चुका है। ये जुलूस जो है सुबह 7 बजे नुमाइश चौरंगी पे बरामद हुआ था और अपने मुकर्रर रास्ते से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पे आकर इख्तिताम पजीर हुआ है। जबकि इसकी सिक्योरिटी जो है रेंजर्स के एहलकार, पुलिस के एहलकार और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार ने फराहम की। जुलूस का रास्ता था, उसके एतराफ़ में जो गलियाँ थीं उसको कंटेनर्स और गाड़ियाँ लगाकर सील कर दिया गया था। बिना मास्क के किसी शुरा को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। इस वक्त भी जो है वो मैं मौजूद जहाँ हूँ, खारादर का इलाका है, आप देख सकते हैं कि कंटेनर्स जो है वो हटा दिए गए हैं और तमाम ही शुरा जो है वो वापसी की तरफ जो है जा चुके हैं। जी, अपडेट्स पे शुक्रिया यासिर। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, लतीफ़ खोसा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक रीजनेबलनेस जो है जाहिर हो, तो ना तो रीजनेबल सी दरख्वास्त, ना उसके साथ कोई मवाद लगाया गया था, ना उसके साथ कोई स्पेल आउट किए गए थे कि फ़लाँ पोलिंग स्टेशन पर कोई धांधली हुई है या कोई काउंटिंग गलत हुई है। तो ऐसे में रिटर्निंग ऑफिसर ने यकम को जब ये मुस्तरद की दरख्वास्त, तो मुस्तरद से पहले ही एक दरख्वास्त जो है इलेक्शन कमीशन को भेज दी जाती है और इलेक्शन कमीशन ने उस पर हमारा जो है कंसोलिडेशन ऑफ रिज़ल्ट को रोक दिया था। तो आज इसी तरह बहस हुई है और उस पर उनका इस्तदलाल ये था कि, और दूसरी चीज़ें भी वो कहने लगे कि हमारे पास और चीज़ें आई हैं, फॉर्म 45 पर दस्तखत नहीं है और फॉर्म 46 और 45 में तफावत है। उन्होंने कहा ये बातें तो आपने ना पहली दरख्वास्त में लिखी हैं, ना इस दरख्वास्त में लिखी हैं, ना कोई मवाद लगाया है। तो हमारी जानिब से था कि ये आफ्टर थाट है, ये खसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ है। ये हारने वाले हमेशा ही अगर इन इस्तदलाल पर अगर रिकाउंटिंग या इस तरह से प्रोसेस को जो है ये मुलतवी किया जाए या लंबा किया जाए, सवालत दी जाए, तो फिर पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन का नतीजा जो है वो नहीं आता, क्योंकि बदकिस्मती से कोई भी अपनी हार यहाँ मानता ही नहीं है इलेक्शन के नताइज को। तो मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी यही किया। जब तक तो ठीक था, जब आपके मीडिया में कोई एक आधा वो पोलिंग स्टेशन से उसकी आगे चला जाता था, और जब बिलाखिर 11 पोलिंग स्टेशन रह गए और जब उनकी हार उनको नज़र आ गई, इतना डिफरेंस हो गया, तो वो खैर से वॉकआउट भी कर गए और उसके बाद उन्होंने ये दरख्वास्त भी 2:30 बजे दी, हारने के बाद 2:30 बजे दी। तो हमने यही इस्तदा की कि इस दरख्वास्त को जो मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से दी गई है, इसको मुस्तरद किया जाए और फ़ौरन रिटर्निंग ऑफिसर जो है इस पर रिज़ल्ट को कंसोलिडेट करके हमारी जो है नोटिफिकेशन जारी की जाए, ताकि हम उस इलाके की, उस हलके की जो है
कमा हक़्क़हू नुमाइंदगी कर सकें और अपना पीपल्स पार्टी का एक इजाफी जो मेंबर है वहाँ आकर हमारा जो है पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करने लायक हो सके। तो आज उन्होंने अभी हमारे दलाइल और बाकी तमाम जो है उम्मीदवारान के आज़ाद उम्मीदवार, PSP के उम्मीदवार, PTI के उम्मीदवार और MQM के उम्मीदवार पाकिस्तान के, उन तमाम के दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज किया है और आज ही उन्होंने कहा है कमीशन ने कि वो आज ही इसका सुनाएंगे। मुस्लिम PTI की जो दरख्वास्तें थीं बाकी और PMP की जो दरख्वास्तें थीं दूसरी, उन्होंने वो सुनने से इनकार किया। उन्होंने कहा अगर आपने कोई ऐसी दरख्वास्तें देनी हैं तो आप अपनी अलहदा नालिश कीजिएगा, उसके साथ अपना मवाद जो लगाना है लगाइएगा और फिर उसके बाद उन चीज़ों पर तब देखा जा सकता है, वगरना इस मरहले पर सिर्फ इसी नुक्ते का जो है हम फैसला करेंगे जो आपकी दरख्वास्त में मरकूज़ है। इससे मुतजाविज़ बातें आप जो है नहीं कर सकते, इसलिए वो उस हद तक उनकी मुस्तरद कर दी इस्तदलाल जो है PTI की भी। और लतीफ़ खोसा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक़ शहजाद अकबर के बयान की हिमायत। ट्वीट में कहा कि अगर इंतखाबी इस्लाहात इलेक्शन कमीशन ने करनी है फिर नैब के कानून में इस्लाहात भी नैब ही को करने दें। वो जाने और उनका काम। फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ और बिलावल के मुताबिक पार्लियामान का इदारों की इस्लाहात में कोई किरदार नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक़ शहजाद अकबर के बयान की हिमायत। ट्वीट में कहा कि अगर इंतखाबी इस्लाहात इलेक्शन कमीशन ने करनी है फिर नैब के कानून में इस्लाहात भी नैब ही को करने दे। वो जाने और उनका काम। और अब बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो कहते हैं लगता है नून लीग और PTI में मुकमुका हो गया। हुकूमत के 5 साल मुकम्मल करने से मुतालिक नून लीग के बयान पर जियाले कायद ने तनकीद की। कहा इन बयानात से वाज़ेह हो रहा है कि कौन बी टीम है। बोले नून लीग का NA 249 के पोलिंग बॉक्स फौज की तहवील में देने का मुतालबा समझ से बाहर है। सवाल किया कि नून लीग से पंजाब में बुज़दार हुकूमत को टफ टाइम क्यों नहीं दिया। जिम्मेदाराना तालबात है नून लीग की तरफ से NA 249 के पोलिंग बॉक्सेस को फौज के कस्टडी में देने का, वो मेरा समझ से बाहर है। अगर इमरान खान ने असेंबली तोड़ने की बात की है और नून लीग अभी तक इस्तीफे की बात कर रहे हैं तो वो दोनों एक पेज पे हैं। हमने तो आपको रास्ता दिखाया है कि पंजाब के थ्रू आप वफाक भी ले सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो इसका जवाब फिर देना। वोट को इज्जत नहीं दिया जाएगा जब तक हम पार्लियामान को इज्जत नहीं देते। अगर आपके पास पंजाब में मेजॉरिटी है तो क्यों बुज़दार को चैलेंज नहीं किया जाता। अभी हमें महसूस हो रहा है कि शायद इनका मुकमुका है। बी टीम का इल्ज़ामात है वो तो आपके सामने हैं कि कौन कह रहा है कि इमरान खान साहब को 5 साल वज़ीर आज़म रहना चाहिए। स्टेटमेंट्स को अगर आप देखें कौन बी टीम है और कौन चाहते हैं कि ये घर चले। जो भी रिफॉर्म करना पड़ेगा उसके लिए हम करने को तैयार है। एक अजीब कॉन्सेप्ट है कि वो ही धांधली करने वाले के साथ हम बैठ के धांधली को रोके। हम इस यही चाहेंगे लेजिस्लेशन करवा दें मगर ये कंसेंसस बना दें कि इस्टेब्लिशमेंट के अमल दखल सियासत में और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। सियालकोट के बजट बाजार में फिरदौसा शिकवान और असिस्टेंट कमिश्नर के दरमियान नोक झोंक। मामले खुसूसी पंजाब फिरदौसा शिकवान ने अपने रवैये पर मुआज़रत कर ली है। समा के प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू करते हुए बोली असिस्टेंट कमिश्नर को झाड़ पिलाने के दौरान गैर मुनासिब जुमला बोल दिया जो कि इंसानी गलती है। गुस्सा आ गया था। देखिए बात यह है कि जो मेरा इंटेंशन थी और जो मेरी वहाँ पे आवाम दोस्त सोच थी और जो मेरा कंडक्ट था वो लोगों को रिलीफ देना, उनके मसाइल का तदारक का था और उनके लिए आसानियाँ पैदा करना था। सही। उस मिशन विजन या कंडक्ट पे तो मुझे कोई किसी तरह से भी ठीक है, लेकिन उस लफ्ज़ पे अफसोस है तो आप वापस लेती हैं आप? जो उसके साथ जुड़ा कोई नामनासिब लफ्ज़ जिसका आप निशानदेही कर रहे हैं जी। तो वो यकीनन रूटीन में भी हम इस्तेमाल नहीं करते और वो पता नहीं उस वक्त गुस्से की हालत में मेरे मुंह से वो नाजेबा लफ्ज़ जो निकला तो वो नामनासिब था, वो नहीं निकलना चाहिए था।
सियालकोट वाक़े पर ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान आमने सामने आ गए। चीफ सेक्रेटरी ने फिरदौस आवान के गैर मुहज़्ज़ब बर्ताव की मजम्मत तो की। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम कुरैशी ने चीफ सेक्रेटरी पर सियासत का इल्ज़ाम लगाते हुए उन्हें ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। लाहौर से मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक ने सियालकोट वाक़या पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ और दीगर इंतजामी अफसरान सख्त गर्मी और कोरोना वबा के बावजूद फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं। किसी भी सरकारी अफसर या अमले के साथ गैर अखलाकी जुबान इस्तेमाल करना काबिल मजम्मत है। दूसरी जानिब पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम कुरैशी भी मैदान में आ गए, जिन्होंने अपने तहरीरी बयान में चीफ सेक्रेटरी पंजाब के बयान पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि चीफ सेक्रेटरी सियासत करना चाहते हैं तो इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ लें। मुस्लिम लीग नून भी पीछे नहीं रही, जिसने एसी सियालकोट के हक में करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी है, जिसके बाद सियालकोट के रमजान बाजार से शुरू होने वाली बात पंजाब के आला ऐवान तक पहुंच चुकी है। मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। वज़ीर आज़म इमरान खान शुरू से कहते आए हैं कि ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात ज़रूरी है। जब से इदारे कौमियाए गए नौकरशाही में बहुत बिगाड़ आया है। ब्यूरोक्रेट्स को जवाबदेह होना पड़ेगा, वरना ट्रांसफ़र नहीं घर भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान नौकरशाही के बारे में क्या कुछ कहते रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान का मसला है, हमारा सारा जो एनवायरनमेंट है वो सरमायाकारी को रोकता है। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको 1970 से एक जेल में चीज पड़ी हुई है, जब से वो एक नेशनलाइजेशन हुई थी पाकिस्तान में, कि किसी कोई सरमायाकारी बुरी चीज है, सरमायाकार बुरी चीज है। ये हमारे पॉलिटिशियन में भी सोच आ गई, ब्यूरोक्रेसी भी। पहले तो आप गवर्नमेंट की वजीरों को सब जब अपनी डिपार्टमेंट से बैठेंगे, अपने नीचे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको प्लीज एक चीज ये बताएं कि जब तक बिजनेसेस के लिए आसानियां पैदा आप नहीं करेंगे तब तक सरमायाकारी नहीं आएगी, और जितना पोटेंशियल है इस मुल्क का वो डेवलप ही नहीं होगा। जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी कर सकेंगे, उनको भी किसको प्रमोशन देनी है, किसको बोनसेस देने हैं, और किसको हमने निकालना है गवर्नमेंट, क्योंकि हमने एक नए सिविल सर्विस रिफॉर्म्स भी लेके आ रहे हैं। उसके अंदर भी हम जब देखेंगे कि कोई गलत काम कर रहा है, जो पकड़ा गया उसकी ट्रांसफर नहीं करेंगे कहीं, उसको किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं भेजेंगे, उसको फिर सर्विस से निकालेंगे। हम चाहते हैं कि अपनी ब्यूरोक्रेसी को उसी तरह मेरिट के ऊपर लोगों को ऊपर लेके आएं, उनको आइसोलेट करें पॉलिटिकल प्रेशर से। मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूँ कि ये हमारा बड़ा एम्बिशियस रिफॉर्म प्रोग्राम है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको पूरी तरह सपोर्ट करें, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। सऊदी हुकूमत ने हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम की नई और वाज़ेह तस्वीर जारी की हैं। तस्वीर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई गई। हजर अस्वद का 49,000 मेगा पिक्सल तक क्लोजअप दिखाया गया। तस्वीर मक्का मुकरमा के इदारा उमूर हरमैन शरीफैन के शोबा इंजीनियरिंग स्टडीज़ ने बनाई। 1000 से ज़ायद ये तस्वीर दुनिया भर के मुसलमान पहली मर्तबा देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के बानी और दुनिया के अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स और अहलिया मेलिंडा ने 27 साल बाद अलहदगी का ऐलान कर दिया। बिल गेट्स और अहलिया मेलिंडा ने मुश्तरका बयान में बताया कि हमने बहुत सोच और फिक्र के बाद शादी को ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। 27 साला अज़वाजी ज़िंदगी में 3 बच्चों को परवान चढ़ाया। बिल गेट्स फाउंडेशन में दोनों मिलकर काम करते रहेंगे। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा तकरीब से खिताब कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और इस गवर्नमेंट का उतना ही फोकस है जितना किसी भी गवर्नमेंट का होगा। इस सीपैक को हमने पाए तकमील तक पहुंचाना है और इसको पूरे बलबले के साथ, एनर्जी के साथ, विगर के साथ हमने कर चलना है। हम सब कहते हैं सीपैक गेम चेंजर। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं बिकॉज ये टर्म बहुत ज़्यादा इस पे बातचीत होती रहती है। चाइना हमारा इतना क्लोज स्ट्रेटेजिक एलाय है और हमने मिलके जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के वॉइड्स थे कम्युनिकेशन में, फाइबर ऑप्टिक में, एनर्जी में, उसको फिल करने का जो हमने प्लान बनाया, जो कि अर्ली हार्वेस्ट और फेज़ 1 में था,
بہت سارے پروجیکٹ اس میں سے آپ کو ابھی نظر آ رہے ہیں جو کمپلیٹ ہو کے سٹارٹ ہو گئے. ملتان سکھر موٹر وے, ہزارہ موٹر وے, اور اسی طرح انرجی کے بہت سارے پروجیکٹ ہیں. کراچی کے بالکل قریب ہی آپ دیکھ سکتے ہیں تھر میں بلاک 2 کے اندر, ہب کے اندر بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو آلریڈی سٹارٹ ہو چکے ہیں. اسی طرح ابھی آگے چلتے ہوئے بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جو شاید ابھی میں 1 بائی 1 آپ تک انفارمیشن لے کر آ رہا ہوں, جو اس وقت رواں دواں ہیں. اور ہماری جو خواہش رہی ہے چائنا کے ساتھ اکنامک ریلیشن شپ کو بڑھانے کے لیے فار آور بائیلیٹرل ریلیشنز اینڈ ریجنل انٹیگریشن, وہ ابھی سے نہیں ہے, وہ 1952 سے سٹارٹ ہوئی جب پہلا ایگریمنٹ ہمارا چائنا کے ساتھ سٹارٹ ہوا. اور پھر 58 سے 78 KKH جو بنی, اس میں بھی کہیں نہ کہیں یہ چیز ضرور آپ کو نظر آ رہی ہے جو ہماری خواہش ہے چائنا کے ساتھ ایک روڈ نیٹ ورک کا اور تجارت کو آگے بڑھانے کا. ہم خبر آپ کو دیں, بھارت میں کورونا کے بڑھتے کیسز کے باعث IPL ملتوی کر دیا گیا. بھارتی بورڈ کے نائب صدر نے IPL ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے. IPL میں گزشتہ روز 5 کورونا کیسز سامنے آئے تھے. کولکتہ نائٹ رائڈرز اور رائل چیلنجرز بنگلور کا میچ ملتوی ہو گیا تھا. بھارت میں کورونا کے بڑھتے کیسز کے باعث IPL ملتوی کر دیا گیا. بھارتی بورڈ کے نائب صدر نے IPL ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے. IPL میں گزشتہ روز 5 کورونا کیسز سامنے آئے تھے. کولکتہ نائٹ رائڈرز اور رائل چیلنجرز بنگلور کا میچ ملتوی ہو گیا تھا. نیوزی لینڈ نے عالمی چیمپئن انگلینڈ کو ون ڈے میں نمبر 1 کی پوزیشن سے محروم کر دیا. مزید بتا رہے ہیں ساتھی اینکر فیصل کریم. ورلڈ کپ فائنل انگلینڈ سے ہارنے والے کیویز نے عالمی چیمپئن کو نمبر 1 کی پوزیشن سے محروم کر دیا. نئی ون ڈے رینکنگ دیکھیں تو نیوزی لینڈ نے پہلی پوزیشن پر قبضہ جما لیا ہے. آسٹریلوی ٹیم کی 2 درجے ترقی ہوئی ہے اور وہ دوسرے نمبر پر پہنچ گئی ہے. بھارتی ٹیم گر کر دوسرے سے اب تیسری پوزیشن پر آ گئی ہے. انگلینڈ کی ٹیم چوتھے اور جنوبی افریقہ 5ویں نمبر پر ہے. پاکستانی ٹیم 5ویں سے 6ٹھی پوزیشن پر آ گئی ہے. اس کے بعد کی بات کی جائے تو بنگلہ دیش ہے 7ویں, ویسٹ انڈیز ہے 8ویں اور شری لنکا 90ویں نمبر پر موجود ہے. اب ذرا T20 کی رینکنگ کا رخ کرتے ہیں. یہاں پر انگلینڈ کا پہلا نمبر ہے, بھارتی ٹیم دوسرے, نیوزی لینڈ تیسرے نمبر پر ہے, پاکستانی ٹیم ہے چوتھے نمبر پر اور آسٹریلیا 5ویں, جبکہ 6ٹھا نمبر ہے ساؤتھ افریقہ کا. اور ملک میں مہنگائی کی ریکارڈ شرح پر بلاول بھٹو نے وفاقی حکومت پر تنقید کے تیر چلا دیا. کہا مہنگائی کی ماہانہ شرح 11.1% تک پہنچ چکی ہے. المیہ یہ ہے کہ مہنگائی میں کمی کا کوئی امکان نہیں. عمران خان کی حکومت کا ہر گزرتا دن مہنگائی کا طوفان لا رہا ہے. زرعی ملک چینی اور آٹا درآمد کرے گا تو ملک کیسے چلے گا؟ عمران خان آلو کی قیمتیں سنبھال نہیں پا رہے, ملک کیا سنبھالیں گے؟ عوام کے مختصر ہوتے افطار کے دسترخوان عمران خان کی نااہلی کی داستان سنا رہے ہیں. سندھ حکومت نے بے نظیر مزدور کارڈ کے اجرا کر کے مرہم رکھا ہے. LNG ریفرنس میں شاہد خاقان عباسی کی ایک اور پیشی. احتساب عدالت کے باہر وزیر اعظم پر خوب گرجے برسے. کہا 3 سال میں آٹے کی قیمت دگنی ہو گئی. چینی کی قیمت کم کرنے کے لیے کیا کارروائی کی گئی؟ وزیر اعظم کہتے تھے کہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا, لیکن جہانگیر ترین کے تحقیقات کرنے والے افسر کو ہی نکال دیا. وزیر اعظم جس معاملے کی خود نگرانی کرتے ہیں وہ تباہی ہوتا ہے. وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں رمضان شریف میں قیمتوں کی نگرانی خود کروں گا. پچھلے 20 مہینے میں سب سے زیادہ قیمتوں میں اضافہ اپریل کے مہینے میں ہوا ہے 11.1%. ہماری صرف ایک گزارش ہے وزیر اعظم سے کہ خدا کے لیے کسی چیز کی نگرانی خود نہ کیا کریں. جس کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں وہ تباہی ہوتا ہے. جس چیز کو آپ نے نگرانی کی ہے وہی اس ملک کے عوام کے لیے بوجھ بنا ہے. 3 سال کے اندر آٹے کی قیمت دگنی ہو گئی, چینی کی قیمت دگنی ہو گئی. آپ نے کوئی کارروائی کی ہے چینی کی قیمت کم کرنے کے لیے؟ ہمیں بتایا گیا کہ ترین صاحب پہ کیس بن گیا. اب جو افسر کر رہا تھا تفتیش وہ بھی نکال دیا گیا ہے. پچھلے الیکشن کی بہتری آپ کے سامنے ہے. ووٹنگ کے نظام کا ایک چھوٹا سا حصہ الیکٹرانک ذرائع پہ ڈالا گیا تھا جس کو RTS کہتے تھے, اور الیکشن وہیں سے چوری ہوا. اس ملک کو صرف ایک انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے اور اس کا نام ہے آئین. ملک کو آئین کے مطابق چلائیں.
किसी इंतखाबी इस्लाहात की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसी चीज का हल नहीं है, मजीद इबहाम पैदा करेगा। फौज का लफ्ज जो मिर्जा साहब ने लिखा वो सही नहीं लिखा, रेंजर्स का लफ्ज लिखना चाहिए था। ये मामला फौज का नहीं है, ये मामला मुल्क के निज़ाम का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हराम खाने वालों की नमाज और इबादत कबूल नहीं होती। और मुनाफाखोर अवाम की महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, मगर इन मुनाफाखोरों को खुली छूट देने वाले कौन हैं, जान लेते हैं कराची से साद साबरी की रिपोर्ट में। अवाम को महंगाई की चक्की में पीसने वाले मुनाफाखोर कसूरवार हैं, मगर इन मुनाफाखोरों को खुली छूट देने वाले और इनकी गिरफ्त ना करने वाले जिम्मेदार कौन हैं, चलिए जानते हैं। जो कमिश्नर की टीम होती है, कभी लिस्ट वगैरह देने आती है आपको? नहीं, एक बंदा आता है सिर्फ 3 साल हो गए, 3 साल में सिर्फ हाँ प्राइवेट आती है, गवर्नमेंट की मोल लगी हुई होती है, मगर क्या 3 साल से ना एक ही रेट आ रहा है। ये सिर्फ लिस्ट निकालना इनका काम है, बस पूछना नहीं है, आते हैं उठा के ले जाते हैं। दुकान पे आए मालूमात करें तुम्हारे को रेट कैसा मिल रहा है, क्या मिल रहा है। कमिश्नर साहब जो आते हैं वो बैठे होते हैं, क्या समझे, उनके साथ जो उनके चेले चपाटे होते हैं वो साथ उतरते हैं, लिस्ट दिखाओ लिस्ट दिखाते हैं, इस भाव खरीदी, ये भाव खरीदी, चालान कर उसको, लाओ 10,000 रुपये, लाओ 15,000 रुपये, लाओ 20,000 रुपये, इसके आगे नहीं पूछने आए कभी हमारे से। लिस्ट लेते तो हैं, हम लिस्ट ले लेते हैं 10 रुपए की, मगर पूछने के नहीं है कभी। वो अपने ऑफिसों में एसीओ में बैठे हुए, वो बाहर कहाँ आते हैं, इनके भत्ते जाते हैं सबके, उनकी वजह से ये सब महंगा है। ये नहीं तो ये आके चेक करें ना, खुद ना, क्यों नहीं चेक करते ये। आपने कभी इंतजामिया के लोग देखे, डिप्टी कमिश्नर साहब को देखा? कभी नहीं देखा, बस वो इसे ऑर्डर लगाते हैं, लेकिन देखा कभी नहीं है। सर्वे करें बाकायदा, देखें कि लोग सही बेच रहे हैं नहीं बेच रहे हैं। ये घंटे बैठे कमरे में बैठे वो कर रहे हैं, उसके बाद फिर ये ठेले वाले हैं, इनको अगर 100 की चीज़ मिलती है 200 में बेचते हैं। इनका भी फॉल्ट है। मुनाफाखोरी जब हद से बढ़ जाए तो हरामखोरी बन जाती है। सूबाई और शहरी हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो इन मुनाफाखोरों को पकड़े। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ साद साबरी, समा, कराची। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।